अपने कुछ व्यूअर्स के रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए आज हम एनालिसिस करेंगे निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान फंड की। ये एक ईएलएसएस फंड है। ईएलएसएस मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स के अंतर्गत इसमें डिडक्शंस का प्रावधान है। हम चर्चा करेंगे इस फंड की 3 पॉइंट्स पे। रिटर्न एनालिसिस करेंगे, रिस्क एनालिसिस करेंगे और रिटर्न एंड रिस्क एनालिसिस अगेंस्ट कैटेगरी करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें इस फंड में और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें इसमें बने रहना चाहिए या हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ जो भी बातें हम कर रहे हैं वो डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बातें कर रहे हैं। डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इसके बारे में विशेष जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा, ये हमने कीपिंग इन व्यू द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट लमसम को लिया हुआ है। इसका मतलब हम जो रिटर्न की बातें कर रहे हैं, यहाँ ट्रेलिंग रिटर्न या CAGR की बातें कर रहे हैं, हम XIRR यानी SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। सर, जो भी एनालिसिस है ये लमसम इन्वेस्टमेंट को मद्देनजर की गई है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टैक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, इस फंड की एनालिसिस हम रिस्क और रिटर्न के बेसिस पर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिटर्न एनालिसिस में हम क्या क्या कौन सा रिटर्न की एनालिसिस करेंगे। यह है एनुअल रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न, रोलिंग रिटर्न, क्वार्टाइल रैंकिंग और क्वार्टाइल रैंकिंग में रिटर्न रैंकिंग की बातें करेंगे। और रिस्क एनालिसिस में हम बातें करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिस्क पैरामीटर्स, पोर्टफोलियो टर्नओवर, रिस्क एंड रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की भी एनालिसिस करेंगे। और इन दोनों एनालिसिस, ब्रॉड एनालिसिस जो रिटर्न और रिस्क एनालिसिस है, इसके बेसिस पे हम ये निर्णय लेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो कि हमें इस फंड में स्टे करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए या फर्दर इन्वेस्टमेंट और करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न एनालिसिस की। और रिटर्न एनालिसिस में हम देखते हैं एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न मैंने पिछले 5.5 ईयर्स का, मीन्स 19, 20, 21, 22 और पिछले 5 महीने का 2023 का डेटा लिया हुआ है। और इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि निप्पॉन ने 2019 में 2.2%, 20 में 0.27%, 21 में 38.58%, 22 में 7.71% और 2023 में 3.38 अगेंस्ट। आप देखिए 2019 में करीब 8 के आसपास कैटेगरी और निफ्टी का है। इनका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI। 2020 में ऑलमोस्ट 16 से 17% के अगेंस्ट दिया है 0.27। 2021 में 31% के अगेंस्ट दिया है 38.58%। 2022 में 2-3-4% के अगेंस्ट में दिया है 7.71% और 2023 में इन्होंने दिया है 3.8% अगेंस्ट द 4-5% जो कैटेगरी या बेंचमार्क का रिटर्न है। यदि हम बात करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न की, ट्रेलिंग रिटर्न हमने 5 टाइम पीरियड्स का लिया हुआ है। इट इज 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स और 10 इयर्स का। यदि हम देखते हैं 1 ईयर में तो देखते हैं कि 26% के आसपास अगेंस्ट द 27% कैटेगरी का है और निफ्टी 500 TRI का इट इज 24.9%। 3 इयर्स के स्लॉट में 29.49% अगेंस्ट द 27% ऑलमोस्ट है कैटेगरी और निफ्टी दोनों का। 5 इयर्स के स्लॉट में 9.14% अगेंस्ट अराउंड 13% ऑफ द कैटेगरी एंड द बेंचमार्क। 7 इयर्स में 10.31 अगेंस्ट द 14-15% के आसपास कैटेगरी और निफ्टी 500 TRI का। 10 इयर्स के केस में 15.51% अगेंस्ट द 15-16% के आसपास दिया है। ये डेटा है। यदि इसको हम कंपेयर करें विद द कैटेगरी एंड द बेंचमार्क व्हिच इज निफ्टी 500 TRI तो हम देखते हैं कि एनुअल रिटर्न में 2019, 2020 और 2023 में इन्होंने कैटेगरी और बेंचमार्क जो निफ्टी 500 TRI इससे भी इसको अंडर परफॉर्म किया हुआ है। अंडर परफॉर्म किया है, दैट टू विद ए वाइड गैप। देखिए 2019 में कैटेगरी और निफ्टी 500 TRI का 8.04 एंड अराउंड 9% है, जिसके अगेंस्ट में इन्होंने 2.2% का रिटर्न दिया हुआ है। 2020 में इट्स मिरेकल
0.27 ऑलमोस्ट 0% दिया है अगेंस्ट द 16 और 70 और 18% है कैटेगरी और निफ्टी टीआरआई का, और 2023 में 3.8% दिया है अगेंस्ट 4-5% के आसपास जो भी है, यहाँ भी वो कम है। यही बात है। यदि हम ट्रेलिंग रिटर्न की करें तो देखते हैं केवल 2 साल ऐसे हैं, इट इज सॉरी, यदि ट्रेलिंग रिटर्न की यदि बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि 5 इयर्स और 7 इयर्स में इन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया है अगेंस्ट द कैटेगरी एंड द निफ्टी टीआरआई। 5 इयर्स में अराउंड 13% के आसपास है, जबकि इन्होंने रिटर्न दिया है 9.14%, और 7 इयर्स के स्लॉट में इन्होंने 10.31 दिया है अगेंस्ट द 14-15% के कैटेगरी एंड निफ्टी 500 टीआरआई का। लेकिन 1 ईयर और 10 इयर्स में इन्होंने एक से अच्छा परफॉर्म किया। जैसे 1 ईयर स्लॉट में इनका 26.63 है, जबकि निफ्टी 50 टीआरआई का 24.9% है, इससे अच्छा किया है। लेकिन कैटेगरी से इन्होंने कम किया है, और 10 साल में भी इन्होंने 15.15 है अगेंस्ट द 16.58 ऑफ द कैटेगरी, मतलब इससे थोड़ा सा नीचे किया है 1.5% के आसपास, और ये ऑलमोस्ट बराबर या उससे थोड़ा सा अधिक किया निफ्टी 500 टीआरआई के अगेंस्ट में, विच इज 5.06, जिसके अगेंस्ट इन्होंने 15.15% का ट्रेलिंग रिटर्न या CAGR दिया हुआ। तो ये बातें तो हुई एनुअल रिटर्न और ट्रेलिंग रिटर्न की। अब बात करते हैं हम रोलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न में हमने 7 पैरामीटर्स लिए हैं। 3 पैरामीटर्स हैं रिटर्न स्टैटिस्टिक्स में, और 4 पैरामीटर्स हैं रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, जो परसेंटेज ऑफ टाइम में दिखाता है। हम यदि बात करें एवरेज की, निप्पॉन इस फंड ने 19.77% दिया है अगेंस्ट कैटेगरी एंड निफ्टी 500 टीआरआई का 16 और 17% के अगेंस्ट में। मैक्सिमम जो है इन्होंने दिया है पूरे लाइफ में 115.34%, एक बार दिया है इन्होंने, और निफ्टी 50 टीआरआई ने 100% एक बार दिया है, जबकि कैटेगरी इसका 91.39% है। यहां देखते हैं कि फंड ने इन दोनों ही स्लॉट्स में, एवरेज में और मैक्सिमम जो दिया हुआ, इसमें कैटेगरी को भी और निफ्टी 500 टीआरआई को ही और परफॉर्म कर रहा है। यदि हम मिनिमम रिटर्न की बातें करें तो हम देखते हैं कि कैटेगरी ने इन्होंने 28.75% दिया है, जबकि निफ्टी 500 टीआरआई ने -30.34% दिया है। लेकिन इस फंड ने -38.38 दिया है। इसका मतलब इनका परफॉर्मेंस ये अंडर परफॉर्म किया है, यदि हम बात करें मिनिमम रिटर्न की। तो अब आते हैं रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन में। ये जो परसेंटेज है ये हमने नेगेटिव रिटर्न का लिया हुआ है, और 12 से लेके 20 के ऊपर तक का रिटर्न में लिया हुआ है। क्यों? हमारा ये लेने का पर्पस ये है कि हम ये सोचते हैं कि यदि ELSS या किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें फॉर ए लॉन्ग टाइम हॉरिजन, तो यदि हमें 12% से कम का रिटर्न मिलता है तो हमें नॉर्मल कोर्स में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। और यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कम से कम 12% रिटर्न चाहिए। सो हमने 12% ऑनवर्ड ही कंसिडर किया है व्हाइल वी एनालाइजिंग द रोलिंग रिटर्न ऑफ दिस फंड। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव रिटर्न 28.9 टाइम्स दिया है, आउट ऑफ 100 टाइम्स 28.9 टाइम्स दिया है इन्होंने फंड ने, जबकि कैटेगरी और निफ्टी टीआरआई ने 24 और 17% रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। 12 से 15% में इन्होंने 2.51% ही दिया है, 15 से 20 में 3.71% दिया है, और मोर देन 20 में 38.91% दिया है। और जब कंपेयर यदि करते हैं तो हम देखते हैं कि ये 4 स्लॉट्स ऐसे हैं, मिनिमम रिटर्न, कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से नीचे, नेगेटिव रिटर्न जो परसेंटेज ऑफ टाइम्स वो भी कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से नीचे, 12 से 15% का रिटर्न वो भी दोनों से नीचे, 15 से 20% का रिटर्न वो भी कैटेगरी और निफ्टी 500 टीआरआई से नीचे। इसका मतलब और मोर देन 20% में इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया, जब 38.91 परसेंटेज टाइम्स इन्होंने 20% से अधिक का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी का 34.14 है और निफ्टी 500 टीआरआई का 35.25 है। और एवरेज और मैक्सिमम एवरेज रिटर्न भी इनका कैटेगरी और बेंचमार्क से बेहतर है, 19.77% है, और मैक्सिमम रिटर्न जो इन्होंने दिया है ये हाईएस्ट एक बार दिया है 115.34, जबकि बेंचमार्क का 100.76 है और कैटेगरी का 91.39% है। इस लिहाज से हम देखते हैं कि आउट ऑफ 7 टाइम्स 4 टाइम्स जो है इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है
कैटेगरी और 500 TRI को केवल 3 पैरामीटर्स में, दैट इज एवरेज, मैक्सिमम और मोर देन 20% कितना टाइम रिटर्न दिया है, इसमें इन्होंने आउट परफॉर्म किया है टू बोथ द कैटेगरी एंड द बेंचमार्क विच इज निफ्टी 500 TRI। अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल रैंकिंग के बारे में। यदि क्वार्टाइल रैंकिंग के बारे में यदि आपको पता हो, जानते हैं तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करें और विशेष जानकारी ले सकते हैं। मैं रफली बता देता हूं बर्ड्स आई व्यू कि पूरी जितनी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में फंड्स होते हैं उसमें से टॉप 25% परफॉर्मेंस के हिसाब से जो फंड आते हैं उसको टॉप क्वार्टाइल में रखते हैं, जो बॉटम के 25% होते हैं उसको बॉटम में रखते हैं, और बीच में अपर मिडिल और लोअर मिडिल को हम क्वांटिफाई करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं उसको। तो इस हिसाब से यदि हम देखते हैं तो देखते हैं हमने 2013 से लेकर 2023 के बीच में पूरे 11 साल का क्वार्टाइल रैंकिंग का हिसाब किताब लिया हुआ है, और हम देखते हैं केवल आउट ऑफ 11 ईयर्स 2014 में, 2017 में, 2021 में और 2022 में यही 4 साल ऐसे हैं जिसमें इस फंड ने टॉप क्वार्टाइल को अटेन किया है। इसका मतलब इन 4 सालों में जो इनका रिटर्न था, जो रिटर्न था वो उस साल के जितने फंड्स थे, नंबर ऑफ फंड्स थे, टॉप 25% में रिटर्न के लिहाज से ये आते थे। और 1 2 3 4 5 6 और आउट ऑफ दिस 6 ईयर्स, दैट इज 2013, 2015, 2018, 2019, 2020 और 2023, इन 6 सालों में जो इनका रिटर्न था 2013 में, 15 में, 18 में, 19 में, 20 में और 23 में, ये बॉटम क्वार्टाइल में थे। इसका मतलब रेस्पेक्टिव ईयर में जितने भी इस सेगमेंट में फंड्स थे, रिटर्न के लिहाज से ये बॉटम 25% में आते थे। मतलब यदि आप सोच लें कि किसी साल 20 फंड थे तो और वो कोई फंड बॉटम क्वार्टाइल में है, इसका मतलब कि 4 फंड जो बॉटम के थे उन चारों फंड में से इनका प्लेस आता है। हालांकि इसमें एक और समस्या है, जैसे मान लीजिए 50 फंड हैं तो 25% होते हैं इसके यदि 40 फंड हैं तो 25% होते हैं इसके 8। इसका मतलब यदि कोई टॉप क्वार्टाइल में है, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वो फर्स्ट पोजीशन पे भी हो और 8वां पोजीशन पे भी हो, दोनों ही पोजीशन में वो टॉप क्वार्टाइल आएंगे। इसलिए इसको और फाइन ट्यून करने के लिए हमें रेस्पेक्टिव ईयर का रिटर्न रैंकिंग देखना भी जरूरी होता है, सो दैट वी कैन कंक्लूड कि केवल टॉप या अपर मिडिल या लोअर मिडिल या बॉटम में आने से मतलब समझ में आता है, लेकिन और मतलब समझने के लिए हमको रिटर्न रैंकिंग में जाना पड़ेगा। और जब रिटर्न रैंकिंग की बातें यदि करते हैं तो हम देखते हैं 2013 में टोटल फंड्स 25 थे और उसमें से इनका पोजीशन रिटर्न के लिहाज से 19 था। 2014 में 26 फंड थे, ये टॉप पोजीशन पे था। 2015 में बॉटम क्वार्टाइल जो दिख रहा है, बॉटम क्वार्टाइल में 27 फंड थे। इसका मतलब निप्पॉन इंडिया टैक्स वर्क फंड के नीचे केवल 3 ही फंड थे। यदि हम बात करें रिटर्न की, 2016 में आउट ऑफ 31 इसका 14वां पोजीशन था रिटर्न के लिहाज से। 17 में हालांकि टॉप क्वार्टाइल था, 32 फंड में से 5वां पोजीशन पर था। इसके मतलब इसके ऊपर भी 4 फंड और थे जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था। 2018 में बहुत ही खराब पोजीशन, लास्ट पोजीशन। 2019 में लास्ट पोजीशन तो नहीं है, लेकिन 3400 में से 33 नंबर पे यह था, बहुत ही खराब पोजीशन। 20 में बहुत ही खराब लास्ट पोजीशन। 21 में यहां दिख रहा है टॉप क्वार्टाइल 5वां नंबर था। हालांकि इसके ऊपर भी 4 फंड थे 2021 में जिन्होंने इससे अच्छा परफॉर्म किया था। 2022 भी टॉप क्वार्टाइल में दिख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर 5 फंड थे। मतलब 21 से 20 में इन्होंने डिटोरिएट किया पोजीशन रैंकिंग के हिसाब से। और 2023 में आउट ऑफ 40 फंड्स 33 फंड, इनका 33वां पोजीशन था, 33rd पोजीशन। इसका मतलब 7 फंड इसके नीचे थे, बाकी 32 फंड जो थे इसके ऊपर थे परफॉर्मेंस के लिहाज से। सो दिस रिटर्न रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल क्वार्टाइल रैंकिंग देख के हम फाइन ट्यून नहीं कर सकते। फाइन ट्यून के लिए हमको रिटर्न रैंकिंग देखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं रिस्क एनालिसिस की। रिस्क एनालिसिस जैसा मैंने पहले बताया था कि पहले डिफरेंट पैरामीटर्स की बातें करेंगे, और वो पैरामीटर्स हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो एंड जेंसन अल्फा, जिसको अल्फा रेशियो ही बोलते हैं। और यदि इन पैरामीटर्स के बारे में आपको
पहले से जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें और इसके बारे में विशेष जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा ये दोनों नेगेटिव फीचर्स हैं। इसका मतलब ये जितना अधिक किसी फंड का होगा वो उतना ही बुरा फंड होगा, और ये तीनों शार्पे, ट्रेनर और जेनसेन अल्फा ये तीनों पैरामीटर्स हैं पॉजिटिव पैरामीटर्स, मतलब ये जितना अधिक वो फंड उतना ही अच्छा। और इस लिहाज से यदि हम देखते हैं तो देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इस फंड का 16.14 है अगेंस्ट द कैटेगरी 15.35, मतलब कैटेगरी से अधिक स्टैंडर्ड डेविएशन। बीटा 1.02 अगेंस्ट 0.91% ऑफ कैटेगरी। इसका मतलब इन दोनों को ध्यान में रखें तो इसका मतलब यह है कि ये फंड हाई वोलाटिलिटी फ्रेम में आती है। इसको ध्यान रखें, स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा दोनों ही कैटेगरी से अधिक है। इसका मतलब ये फंड हाई वोलाटिलिटी ब्रैकेट्स में आते हैं। और यदि हम शार्पे और ट्रेनर्स और अल्फा की यदि बातें करें तो हम देखते हैं इट इज 1.26 अगेंस्ट 1.33 ऑफ कैटेगरी, ट्रेनर 0.67 अगेंस्ट 2.64 ऑफ द कैटेगरी एंड 0.2 वर्सेस 0.23 अगेंस्ट द कैटेगरी। तो हम इन तीनों रेशियो में देखते हैं विच इज द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ एनी फंड। इसमें देखते हैं कि तीनों ही रेशियो ये कैटेगरी से बेहतर हैं। इसका मतलब कैटेगरी से कम है। इसका मतलब इनका जो एडजस्टेड रिटर्न है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, वो काफी पुअर है। मींस शार्पे रेशियो 1.33 है कैटेगरी का, इसका मतलब, और फंड का 1.26, इसका मतलब ये हुआ तीनों में देखेंगे ये कैटेगरी से कम है, जबकि यहां कैटेगरी से अधिक था, यहां कैटेगरी से कम है। इसका मतलब दिस फंड हैज पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। अब यदि बात करें पोर्टफोलियो टर्नओवर की, यहां देखते हैं कि फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इज 20% अगेंस्ट द कैटेगरी ऑफ 42.09%। इसका सीधा साधा मतलब है कि इस फंड का जो फंड मैनेजर है वो एक्टिवली मैनेज फंड को नहीं कर रहा है, इट इज मोर टुवर्ड्स पैसिव, जबकि इसका कैटेगरी एवरेज 42% है। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि पूरे एक साल में फंड ने अपने 20% पोर्टफोलियो को बाय या सेल किया, इसको टर्नओवर किया है, जब कैटेगरी ने ये 42% के आसपास किया था। इसके बारे में यदि आप पोर्टफोलियो टर्नओवर के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आगे रिस्क एंड रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है। जब पहले हम रिस्क वर्सेस कैटेगरी की यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि ये हमने रिस्क जो क्लासिफाई किया है वो 4 क्लास में किया है। इट इज लो रिस्क, बिलो एवरेज, एवरेज, एबव एवरेज एंड हाई। और इन रिस्क एंड रिटर्न वर्सेस कैटेगरी के लिए हमने पूरे 3 टाइम पीरियड्स का हमने ये एनालिसिस किया है, वो है 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स का। मतलब इन तीनों टाइम पीरियड के स्लॉट में फंड का रिस्क और फंड का रिटर्न का कंपैरिजन किया है अंडर दीज 4 क्लासेस, दैट इज लो, बिलो एवरेज, एवरेज, एबव एवरेज एंड हाई। कंपेयर किया है कैटेगरी से। जब ये कैटेगरी से कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि 3 इयर्स के स्लॉट में इस फंड का रिस्क जो था ये एबव एवरेज था, 5 इयर्स में ये बढ़ के हाई हो गया, 10 इयर्स में भी वही मेंटेन रहा, हाई हुआ। जब रिटर्न की भी बातें करते हैं तो रिटर्न में देखते हैं कि रिटर्न भी एबव एवरेज था, जबकि 5 इयर्स में ये कम होके लो हो गया, हालांकि 10 इयर्स में थोड़ा सा बढ़ गया, ये बिलो एवरेज हो गया। केवल इसको आइसोलेशन में देखने से हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि एबव एवरेज है तो क्या हो गया, बिकॉज इन द इन्वेस्टमेंट वी से दैट अधिक रिस्क तो अधिक रिटर्न मिलने की गुंजाइश है। और ऑन दिस प्रिंसिपल यदि हम कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि 3 इयर्स में रिस्क भी डबल एबव एवरेज था और रिटर्न भी एबव एवरेज था। ओके, ये बात समझ में आती है कि रिस्क आपने एबव एवरेज लिया तो रिटर्न भी आपको एबव एवरेज मिल रहा है। अब बात करते हैं 5 इयर्स की। रिस्क जो है डबल ए से हाई में आ गया, एबव एवरेज से हाई में आ गया, जबकि रिटर्न एबव एवरेज से ये लो में आ गया। इसका मतलब आप समझें कि 3 इयर्स के स्लॉट में ठीक ठाक दिख रहा था। 5 इयर्स आज से पिछले 5 साल से आज तक यदि हम कैलकुलेट करें रिस्क एंड रिटर्न की बात, तो रिस्क तो हमारा हाई था जबकि रिटर्न इसका लो था। यदि 10 इयर्स पीछे और 10 साल जाएं तो देखते हैं कि यहां पे रिस्क जो था
यहाँ हाई था और रिटर्न थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, वो बिलो एवरेज हो गया। हालांकि स्टैंडर्ड ये माना जाता है कि रिस्क आपने हाई लिया तो रिटर्न भी हाई में आना चाहिए, लेकिन 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में तो कुछ अजीब सी परिस्थितियां दिख रही हैं कि रिस्क तो दोनों में हाई है, जबकि रिटर्न जो है वो लो और बिलो एवरेज है फॉर द टाइम स्लॉट्स ऑफ 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। अब बारी कंक्लूड करने की और या डिसीजन लेने की। सबसे पहले एनुअल रिटर्न में देखते हैं, हमारे 5 पैरामीटर्स थे, 5 ईयर्स के थे, जिसमें 2 साल इन्होंने अच्छा किया है, 3 साल खराब किया है। ट्रेलिंग रिटर्न, इसमें भी आउट ऑफ 5 3 पीरियड में इन्होंने अच्छा किया है, बाकी में खराब किया है। ये सारी कंपैरिजन हम कैटेगरी और बेंचमार्क्स कर रहे हैं, हम ये बातें नहीं कर रहे हैं कि ये टॉप फंड्स हैं या टॉप फंड्स नहीं है, हम केवल इसकी चर्चा एनालिसिस कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं विद द कैटेगरी और बेंचमार्क। रोलिंग रिटर्न 7 पैरामीटर्स में 3 पैरामीटर्स में इसने कैटेगरी और बेंचमार्क से बेहतर किया है। यदि रिस्क की बातें करें, 5 पैरामीटर में इनका पुअर परफॉर्मेंस है। केवल एक चीज है पोर्टफोलियो टर्नओवर, जिसमें 20% है इनका अगेंस्ट द 42% के आसपास। और यदि रिस्क एंड रिटर्न की यदि बातें करें तो 5 एंड 10 ईयर्स में थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। इट इज नॉट बेटर बिकॉज जैसे आप यहां देख रहे हैं कि 5 में रिस्क हाई है, रिटर्न लो है। 10 ईयर्स में थोड़ा सा, हालांकि रिटर्न तो हाई है लेकिन ये बिलो एवरेज है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इवन इन द रिस्क एंड रिटर्न वर्सेस कैटेगरी बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हो। और इस सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये निर्णय ले सकते हैं कि या तो आप एसआईपी में इन्वेस्टेड हैं या लमसम में हैं। एसआईपी में हैं तो पॉज करें, आप लमसम हैं तो अभी इंतजार करें। और क्या कहते हैं कि एसआईपी में पॉज करके वेट एंड वॉच के पोजीशन में हो, जब भी पोजीशन इंप्रूव करे, बेहतर हो, इससे एग्जिट करें। इन्वेस्टमेंट तो इसमें, फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो इसमें कतई नहीं करें। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं कि ये निर्णय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए अलग अलग होता है, अलग वो डिपेंड करता है उसके रिस्क परसेप्शन पे, उनके इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट पे और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सो वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से इसमें वेट एंड वॉच करें। एसआईपी है तो पॉज करें, लमसम है तो वेट एंड वॉच करके जब भी मौका मिले इससे निकल जाएं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट कतई ना